न्यू टॉपिक दैट इज नोन एज वेव ऑप्टिक्स। हम तरंग प्रकाशिकी वेव के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको एकदम बेसिक से हम सारी ज्ञान देते हैं, सारा कुछ बताते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। एक्चुअल में ये लड़ाई बहुत पुरानी है। ठीक है, इस लड़ाई के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आ जाओ लड़ाई। लोगों का मानना था, यानी कि न्यूटन साहब का, आप जानते हैं जैसे कि न्यूटन हर जगह घुस जाते हैं। समाज न्यूटन हर जगह घुस जाते हैं, है ना। तो देखते जाना तो न्यूटन घुस गए रे ऑप्टिक्स में। भाई साहब, न्यूटन का कहना था कि ये जो लाइट है वो जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक है, ऐसा किसका कहना था? न्यूटन साहब। ठीक है, फिर उसको लेकर के हमने एक चैप्टर पढ़ा जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। कौन सा? रे ऑप्टिक्स। फिर एक और साइंटिस्ट है, आइए आइए, चले आ जाऊंगा आप तो बैठो। देखते हैं कई लोगों को बॉयज देखना राम ललित चेयर मिला, एक ही को बैठना। चलिए स्टार्ट करें। तो भाई साहब ऐसा हुआ कि पहले कैसा बोला गया है, न्यूटन साहब हर जगह घुस जाते हैं। उन्होंने एक छोटी सी किताब लिखी 10 या 12 पन्ने की, जिसका नाम था रे ऑप्टिक्स। उसका मानना था भाई साहब की जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, कैसे ट्रेवल करती है? फिर कुछ दिन बाद बहस हुआ, बहुत सारी चीजें जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, परावर्तन, अपवर्तन, है ना। और क्या पढ़ा आप लोगों ने? डिस्पर्शन, मतलब विकिरण बोलते हैं ना। हाँ, वो सारी चीज जिसमें कलर ऑफ लाइट बनता था, वो सब क्या मान के बनाया गया था कि लाइट कैसे चल रहा है? स्ट्रेट। कैसे चल रहा है? स्ट्रेट। उसके बाद भाई साहब आ गए वेव्स वाली चीजें आ गई। तब हाइगन आ गए। कौन आ गए? हाइगन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया, थॉमसन, है ना। तो हाइगन ने बताया कि ये जो वेव ऑप्टिक्स के जरिए हम चीजों को पढ़ते हैं, वहां पर लाइट जो चलता है वो किस फॉर्म में ट्रेवल करता है? वेव के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? और बाद में पता चला, हाइगन के एक्सपेरिमेंट के बहुत दिनों के बाद में पता चला कि एक्चुअल में ये जो वेव चलती है, लाइट जो चलता है ना, वो पूरा कौन सा फिनोमिना है? वेव फिनोमिना। और इसका जो भी बनना बिगड़ना है वो सब जो हमने वेव पढ़ा कुछ दिन पहले, उसी के जरिए चलता है। इसलिए हम कनेक्ट कर रहे हैं दोनों सेक्टर को और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने बोला कि कौन सा पाथ चलता है लाइट? स्ट्रेट पाथ। कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने बोला कौन सा पाथ चलता है? वेव पाथ। दोनों तरीके की थ्योरीज थी। न्यूटन ने कॉर्पस्कुलस थ्योरी दी, है ना। ऐसे बहुत सारे थ्योरीज आए, लेकिन बाद में क्या मान लिया गया? ड्यूअल नेचर। लाइट का क्या मान लिया गया? ऐसा मान लिया गया था बाद में, क्योंकि कुछ जो फिनोमिना थे वो स्ट्रेट लाइन से बयां किए जा रहे थे और कुछ जो थे वो वेव से बयां किए जा रहे थे। इतनी बात हम लोग, कहानी बहुत लंबी है, कहानी छोड़ो। अभी हमको क्या पढ़ना है? वेव ऑप्टिक्स। मींस उन्होंने बोला, हाइगन साहब ने बोला, जो भी लाइट चलती है वो किसके फॉर्म में चलती है? वेव। अब जो ये वेव का प्रोपेगेट करने का जो तरीका है, उसको हाइगन ने अपने प्रिंसिपल के द्वारा बताया। इसको हाइगन प्रिंसिपल, वही हम लोग देखने वाले। हाइगन का सिद्धांत, द्वितीयक कणिकाओं का सिद्धांत पढ़ा होगा। ठीक, तो उन्होंने बोला जब भी लाइट चलती है तो वो वेव फ्रंट बना करके, क्या बना करके? क्या बना करके? अब समझो वेव फ्रंट्स होते कैसे? 2-3 टाइप के वेव फ्रंट्स उन्होंने बताया। सबसे पहला हम लोग पहले इसको पढ़ने से पहले वेव फ्रंट्स को थोड़ा सा और अच्छे से देखें, इससे सब टॉपिक है, सब समझ में आएगा। वेव फ्रंट्स क्या होता है? देखिए, मान लीजिए कोई एक सोर्स है, तो ये क्या है? ये सोर्स। मान लो ऐसा पॉइंट सोर्स, ऐसा सोर्स था, तो पॉइंट सोर्स में क्या हो रहा है? वेव्स निकल रहे हैं, ऐसे निकलते हैं,
ऐसे जब 2 पाई चलता है तो एक बार कंप्लीट हो जाता है। यस और नो? तो बोला गया कि उस पॉइंट सोर्स से वेव्स निकालो सभी डायरेक्शन। कैसे? सभी डायरेक्शन में क्या निकालो? वेव्स निकालो और कॉमन फेस वाले पॉइंट्स को मिला डालो। कैसे पॉइंट्स को? कॉमन फेस। जैसे कि वेव चलेगा, मान लो ऐसे चला, कितना चल गया बताओ? 2 पाई। कितना चल गया? ये कितना चल गया? ये भी कितना चल गया? ऐसे सब 2 पाई चले, इनको मिला दो बोला गया। तो क्या कर दो? तो जो मिलेगा, जो कॉमन फेस को मिलाने वाला जो सरफेस होगा उसको क्या बोला? वेव फ्रंट। क्या बोला? इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, देखो ये सोर्स है, यहाँ से निकला 2 पाई, एक तरफ निकलेगा 3 डायमेंशन, तो सर्कल होगा कि स्फीयर होगा? स्फीयर। तो इसको वेव फ्रंट बोला गया। क्या बोला गया? मतलब अगर पॉइंट सोर्स है, कैसा सोर्स है? कैसे वेव फ्रंट बनते हैं? स्फेरिकल वेव फ्रंट। कैसे वेव फ्रंट? स्फेरिकल। बात समझ में आई? कैसे वेव फ्रंट बनते हैं? तो इस तरीके से वेव फ्रंट बनते हैं, जो कि मैं 3D में नहीं दिखा पा रहा हूँ, 2D में दिखा पा रहा हूँ। ऐसे वेव फ्रंट बनेंगे अलग अलग के लिए, इनको बोलते हैं वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं? और कुछ जरूरी चीजें देखी गई, वो क्या है? देखो, जैसे कि वेव फ्रंट आगे बढ़ रहे हैं, ये वेव फ्रंट बढ़ रहे हैं, लेकिन लाइट अगर हम जानते हैं, रे ऑप्टिक्स हमने पढ़ा है, तो लाइट तो सीधी चलती है। लाइट कैसे चलती है? हाँ कि ना? तो लाइट को अगर मैं ऐसे ले जाऊं, लाइट चारों तरफ ऐसे जाएगा। यस और नो? तो देखा गया कि ये जो वेव फ्रंट और लाइट, उनके बीच का एंगल कितना डिग्री? जल्दी बोलो। 90 डिग्री। हमेशा याद रखना, जो लाइट के प्रोपेगेशन का डायरेक्शन है, लाइट के आगे बढ़ने की दिशा, और जो तरंगाग्र जो होता है, वेव फ्रंट जिसको हम लोग बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं? तरंगाग्र। ठीक है ना? उनके बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। ये सब देखा गया था। और आगे चलते हैं, इनको कौन सा वेव फ्रंट बोला गया? स्फेरिकल। कौन सा? स्फेरिकल के बाद और भी वेव फ्रंट है जिनको प्लेनर वेव फ्रंट बोला गया। कौन सा वेव फ्रंट? प्लेनर। प्लेनर में क्या हुआ भाई साहब? ऐसा, अगर सोर्स इंफिनिटी पे है, कहां पर है? यहाँ पर कौन सा सोर्स था? पॉइंट। कौन सा सोर्स? पॉइंट सोर्स के लिए क्या बना? स्फेरिकल वेव फ्रंट। अगर मान लो इंफिनिटी सोर्स, इंफिनिटी तो पैरेलल रेज आती है। अरे कैसी रेज आती है? मान लो ऐसे आ रहा है पैरेलल। बात समझना, अभी मैंने आपको बता दिया है कि जो वेव फ्रंट होते हैं वो कैसे बनते हैं? रे के 90 डिग्री। कैसे बनते हैं? रे के। तो भाई साहब ऐसे ये पैरेलल रेज आ रही है, थोड़ा 3D में दिखा रहा हूँ, समझ जाना। ऐसे पैरेलल रेज आ रही है, देखो दिख रहा है ना? ऐसे पैरेलल, तो ये जो बनेगी ऐसे बनेगा, ऐसे सीधा एक वेव। इसका ये आगे प्रोपेगेट, अरे दिख रहा है कि नहीं? इतना 3D बना दिया भाई, इसके आगे और प्रोपेगेट करेगा ऐसे। यस और नो? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। तो ये ऐसे ऐसे आगे बढ़। तो ये जो कॉमन जो सरफेस दिख रहा है उसको क्या बोल रहे हैं अपन? वेव फ्रंट। कैसा वेव फ्रंट बन रहा है? प्लेनर। कैसा? प्लेनर। ये भी तो देखो, अगर यहाँ पर सोर्स है तो जितना ये चला होगा उतना ये भी चला होगा, तो सब सेम फेस में होंगे। किसमें होंगे? मिलाया चला, मिलाया चला, मिलाया चला। ये वेव क्या है? एक वेव फ्रंट प्लेनर वेव फ्रंट हो गया। एक कौन सा हो गया आपका? स्फेरिकल। एक और वेव फ्रंट होगा जिसको सिलेंड्रिकल बोलते हैं। कौन सा? सिलेंड्रिकल में देखो कैसे लाइन सोर्स। कैसा सोर्स? जैसे ट्यूबलाइट। जैसे क्या? तुम लोगों को नहीं बोल रहा, तो ट्यूबलाइट जो जलता है ना, वो वाला ट्यूबलाइट। अब वो ट्यूबलाइट है तो ये भी वेव्स निकालेगा। कोई 1 मिनट ऐसे 3 डायमेंशनली निकालेगा। यस और नो? उसे कॉमन फेस को मिला दो। किसको मिला दो? इसको। हाँ, तो क्या बन जाएगा? देखो ऐसे हर तरफ मिलेगा ना, यहीं से निकलेगा कि सब तरफ से निकल रहा होगा? यहाँ बीच बीच से भी ऐसे। हमारे समझ आ रही है? अरे हाँ कि ना? तो ये और ऐसे मिलेगा कॉमन फेस को मिलाने के बाद। इन वेव फ्रंट क्या बोलते हैं? सिलेंड्रिकल। मतलब इससे जब भी निकल रहा होगा तो ऐसे और एक वेव फ्रंट मिलेगा, इसका तो और एक ऐसे वेव फ्रंट मिलेगा, सब सिलेंड्रिकल होंगे। अरे यस और नो? इन वेव फ्रंट्स को हम सिलेंड्रिकल। और देखो ये ऐसे जाता है तो 90 डिग्री फिर बना रहा है। मतलब मैंने जो बताया था वो सही बताया था, वैसे भी हम गलत बताते नहीं है। समझ में आ रहा है? 3 तरीके के वेव फ्रंट जनरली पढ़े जाते हैं। कौन कौन से? सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल और प्लेनर। सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल और वेव फ्रंट क्या है भाई साहब? वेव फ्रंट को हमारी सरलता के लिए बनाया गया है। इसके लिए जब भी वेव्स चलते हैं तो कॉमन फेस को मिलाने पर जो एक सरफेस बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं? और कुछ बातें जानिए। जो भी वेव फ्रंट है, जो भी क्या है? वेव फ्रंट, उसका हर एक पॉइंट एक नए सोर्स की तरह काम करता है। उसकी तरह काम करता है। सब सुन रहे हैं आप लोग? जो भी वेव फ्रंट है उसका हर एक पॉइंट किसकी तरह काम करता है? नए सोर्स की तरह। और क्या निकालता है? वेव। और क्या निकालता है? वेव।
और ये जो वेव उसी स्पीड से निकालता है जब जैसा ये पहले वाला निकाल रहा है, मतलब जैसा ये बापू जी कर रहा था वैसा ये बेटा जी करेगा। वो अगर 5 की स्पीड से वेव निकाल रहा था तो ये भी कितने की स्पीड से निकालेगा, 5। बात समझ आया? जैसे ये सोर्स है, मान लो ये सोर्स से जो वेव निकल रहा था उसका स्पीड था 5 मीटर पर सेकंड। इसका अच्छा, वेव में कौन ट्रेवल करता है, एनर्जी। क्या? तो एनर्जी की जो फैलने का रफ्तार हो गया था 5 मीटर पर सेकंड। हमने नया वेव फ्रंट बना लिया। अब इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट किसकी तरह काम करेगा, सोर्स किसकी तरह काम करेगा। अब ये जो निकालेगा वो भी कितने से निकालेगा, बोलो 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 बोलो, 5 मार्क। फिर मिला जो यस और नो, ये सारी बातें जानने वाली। ठीक है, जल्दी से वेव फ्रंट नोट। कॉमन फेस को मिलाने पर जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, अपने हिसाब से लिख लो। कॉमन फेस को मिलाने पर जो बनता है उसे क्या कहते हैं, बनाना। अब इसको थोड़ा इमेजिंग करके देखते हैं कैसा दिखता होगा ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। देखो ऐसे कंघी देखा आपने, गोल वाला डॉलर कंघी, देखो उससे निकल रहा है ऐसे वेव फ्रंट वेव फ्रंट वेव फ्रंट। उसके ऊपर एक कागज लपेटा, जैसे वेव निकल रहे हैं तो कागज लपेटा, जो कागज हमने लपेटा जो एनवलप था वो क्या था, वेव। वो क्या था, समझे समझे, यस और नो। बना लो यार। हाँ, ऐसे बहुत सारे हमने वेव फ्रंट देखे। अब हम लोग हाइगन्स प्रिंसिपल पढ़ते हैं। वेव फ्रंट क्या है समझ में आ गया। हैगन भी बोला जब भी एक सोर्स, तो मान लो एक सोर्स है, बात नहीं करें एकदम ध्यान से, यहाँ समझ में आएगा तो बाकी आएगा तो नहीं आएगा। हालांकि मैं क्वेश्चन सारे करवा दूंगा, ये बेसिक समझने देंगे। एक सोर्स है, क्या एक, उन्होंने बताया, लोगों ने पूछा हाँ भाई ठीक है वेव मान लिया, वेव की तरह बताओ तो सही कैसे चलता है। तो सबसे पहले उन्होंने लोगों को क्या बताया, वेव फ्रंट क्या होता है। क्या चीज, उन्होंने बोला अगर एक सोर्स है तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है, तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। तो डिस्टर्बेंस कुछ इस तरीके से बनता है, जैसे हम लोग देखे थे पानी में पत्थर डालने पे ऐसा बनता है, दिस इज नोन एज डिस्टर्बेंस। क्या, एक डिस्टर्बेंस बनता है। और ये डिस्टर्बेंस जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी वेवलेट। क्या बोलते हैं, प्राइमरी, क्या बोलते हैं, प्राइमरी। अब ये जितना भी ये जो डिस्टर्बेंस जो प्राइमरी वेवलेट बना वो क्या करेगा पता है, इसका हर एक पॉइंट किसकी तरह काम करेगा, किसकी तरह काम करेगा, न्यू सोर्स। और वो क्या जनरेट करेगा, सेकेंडरी वेवलेट। क्या जनरेट करेगा, सुन रखा है आपने, क्या जनरेट करता है, सेकेंडरी, सेकेंडरी। अब आइए इस सेकेंडरी वेवलेट को अगर हम लोग फिर से क्या करेंगे, कॉमन पॉइंट को ज्वाइन कर दे। किसको ज्वाइन कर दे, कॉमन पॉइंट कैसे, इनके टेंजेंट, इसको इनके टेंजेंट्स को ज्वाइन कर दे तो जो बनेगा कौन सा वेवलेट है ये कौन सा वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट। ये वेवलेट है, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी वेव फ्रंट। देखो ऐसे आ गया, प्राइमरी वेव फ्रंट। अब देखो जो प्राइमरी वेव फ्रंट है उसका हर एक पार्ट
पॉइंट किसकी तरह काम करेगा? न्यू सोर्स किसकी तरह? ये देखो ऐसे हर एक पॉइंट न्यू सोर्स की तरह काम करेगा। ये सब भी क्या बना रहे हैं? डिस्टर्बेंस या वेवलेट बोल सकते हो। इन वेवलेट्स को सेकेंडरी वेवलेट बोल देंगे, है ना। अब जो नया वेव फ्रंट बनेगा कि कॉमन टेंजेंट को मिलाने पे, क्या मिलाने पे? कॉमन टेंजेंट को मिलाने पे जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? फिर तो वो ऐसे बढ़ते रहेगा। इस तरह से प्रोपगेशन होता है इसका। लाइट आगे किस तरह से बढ़ता है, यानी कि अगर हम लोग देखें तो डिस्टर्बेंस ऐसे बढ़ रहा है, वेव फ्रंट ऐसे बढ़ रहे हैं, दिख रहा है तीन रेड दिख रहे हैं, तो ये लाइट जो जा रहा होगा कैसे जा रहा होगा? ऐसे। बात समझ आ रहा है? ऐसे। अभी अगर मैं आपको और फील कराऊं इसको, सीताफल देखा? सीताफल जानते हो? सीताफल में ऐसे उभार रहता है, तो उसका कॉमन टेंजेंट कैसे मिलेंगे? पेपर लपेट दो गोल पर, तो वो क्या बन जाएगा? वेव। इस तरह से इसको अपन ऐसे प्राइमरी वेवलेट बोलते हैं। इसको प्राइमरी वेव फ्रंट से जो नया बना उसको क्या बोलेंगे? कौन सा? सेकेंडरी वेव फ्रंट। अच्छा एक और चीज समझो, ये जो सेकेंडरी वेव फ्रंट आया और जो प्राइमरी वेव फ्रंट आया, ठीक है, दोनों अभी अगर इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट किसकी तरह काम करेगा? बोलो। न्यू सोर्स किसकी तरह काम करेगा? इससे जो स्पीड से जो वेवलेट निकल रहे होंगे वो उनका स्पीड सेम होगा, पहले वाले की तरह ही होगा। फिर इनको ज्वाइन करेंगे तो फिर क्या बनेगा? नया वेव फ्रंट। ऐसे ही चलता है। बाकी जो वेवलेट निकलती है उनकी स्पीड क्या होती है? सेम। स्पीड क्यों सेम है? क्योंकि मीडियम चेंज, अगर मीडियम चेंज होगा तो स्पीड भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात? तो इस तरीके से हाइगन ने अपना फर्स्ट प्रिंसिपल बताया। फर्स्ट प्रिंसिपल में खास बातें क्या है समझिए। उन्होंने क्या कंसीडर किया कि लाइट कैसे होता है? वेव्स के फॉर्म में। इसके फॉर्म में उन्होंने बोला अगर कोई सोर्स है तो सबसे पहले क्या निकालेगा? प्राइमरी वेवलेट। क्या निकालेगा? प्राइमरी वेवलेट का हर एक पॉइंट किसकी तरह काम करेगा? सोर्स। और क्या जनरेट करेगा? नए डिस्टर्बेंस। तो डिस्टर्बेंस के कॉमन टेंजेंट को अगर अपन मिला दे तो क्या बनेगा? प्राइमरी वेव फ्रंट। क्या बनेगा? उस प्राइमरी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट फिर किसकी तरह काम कर रहा है? नए सोर्स की तरह। फिर से वो क्या जनरेट करेगा? डिस्टर्बेंस। क्या जनरेट करेगा? डिस्टर्बेंस। या सेकेंडरी वेवलेट होते हैं, फिर उसके कॉमन टेंजेंट को ज्वाइन करो, क्या बनेगा? सेकेंडरी वेव फ्रंट। इस तरह से वो आगे बढ़ता चला जाता है। और इस तरह से लाइट क्या होता है? प्रोपेगेट। ऐसा हम लोग बताते हैं, ठीक, जो कि सच भी था। ठीक है, अब समझो और कुछ चीजें इसमें, जैसे कि मान लो मुझे कोई भी वेव फ्रंट बनाना है, मान लो मैं एक सिंगल लाइट ऐसे बनाता हूँ, क्योंकि आप बहुत बार देखोगे चैप्टर में ऐसा कुछ है। एक सिंगल लाइट बनाता हूँ तो इसका मैं वेव फ्रंट कैसे बनाऊंगा? इसका वेव फ्रंट कैसे बनाऊंगा? 90 डिग्री जो है ऐसे देखना आप दिखेगा, क्योंकि इन सारी चीजों से आपको रूबरू करवा रही है। आपके लिए जरूरी है, समझना जरूरी है कि जब भी ऐसे चलेगा कोई भी, मान लो लाइट का रे ऐसे चल रहा है तो वेव फ्रंट हमेशा कितने डिग्री होंगे? 90। तो इसके अलावा कोई तरीका है क्या? तो सिंगल अगर रे आ रही तो हम ऐसे बात समझ आ रही है? यस और नो? और समझो, जैसे कि मान लो मेरे पास लाइन सोर्स था। एक्चुअल में जब आप बुक में देखोगे तो आपको पूरा नहीं दिखता, आपको इतना ही दिखता है। ये आधा दिखाया जाता है। सीबीएसई की बुक में ये था, आधा दिखता था, ऐसे दिखता था। याद करो तुम, आधा था ऐसे। हम तो चारों तरफ दिखा रहे हैं। जनरली क्या होता है, लाइट को हम एक डायरेक्शन में प्रोपेगेट करवाते हैं, इसलिए इसको भूल जाते हैं। हालांकि प्रोपेगेट तो कौन से डायरेक्शन में करता है? चारों डायरेक्शन। मैं पूरा कंप्लीट डायग्राम बनाया, बुक्स में आधा बनाऊं, बात समझ आ गई? और समझो जैसे कि लाइन सोर्स, कैसा सोर्स? लाइन सोर्स में भी ऐसे ही वेव फ्रंट बन रहे हैं। देखो यहाँ पर देखो, अगर मान लो सोर्स का हर एक पॉइंट क्या क्रिएट करेगा? जल्दी बताओ, क्या क्रिएट करेगा? बोलो क्या क्रिएट करेगा? डिस्टर्बेंस या वेवलेट की बात है। तो इन सबको ऐसे बना दो, लाइट कैसे प्रोपेगेट करेगा? इसके कॉमन टेंजेंट को मिलाएंगे। इसको मिलाएंगे, ये क्या बन गया? नया वेवफ्रंट। क्या बन गया? फिर इस वेवफ्रंट का हर एक पॉइंट किसकी तरह काम करेगा? नए सोर्स की तरह। ये कुछ नहीं है, सिर्फ खेल खेलना ऐसे। फिर ये नया वेवफ्रंट बना, तो लाइट कैसे प्रोपेगेट कर रहा है? ऐसे। तो कौन से वेवफ्रंट होगा? देखो ये पहला लाइट में कौन से वेवफ्रंट होते हैं? प्लेनर। कौन से? ऐसे चल रहे हैं, दिख रहा है आपको? अब जब भी आप देखोगे ना इस तरह के, तो ऐसे ही दिखाई देंगे। क्या सवाल हो? अब बात ये आई कि ठीक है भाई, हाइगन ने अपना प्रिंसिपल दे दिया, बता दिया ऐसे वेव फ्रंट्स होते हैं जो कि कॉमन चीज को मिलाने पे
करते हैं। और हमने बना भी लिया, लेकिन लोगों ने इसको मानने से इनकार कर दिया। क्यों? अभी तक न्यूटन क्या बोल रहे थे कि कैसे चल रहा है लाइट, स्ट्रेट लाइन पे कैसे चल रहा है, और उन्होंने 2-3 फिनोमिना भी प्रूव किया। क्या क्या प्रूव किया था? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन। याद है आप लोगों को? आया ना? वर्ण विक्षेपण पढ़ा है आप लोगों ने, परावर्तन अपवर्तन पढ़ा है। वो सब किसने प्रूव किया था? न्यूटन ने। लेकिन हाइगन ने अभी तक कुछ प्रूव किया क्या? नहीं। तो हाइगन पे बहुत सारे सवाल उठ गए। हाइगन ने बोला रुको मैं भी प्रूव कर देता हूँ। किसको? रिफ्लेक्शन को और रिफ्रैक्शन को। मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, समझना कि क्वेश्चन बन जाते हैं। तो उन्होंने रिफ्लेक्शन को प्रूव किया बाय वेव थ्योरी। बाय देखो रिफ्लेक्शन देखिए, ये मिटा दूं क्या? रिफ्लेक्शन बाय वेव थ्योरी कैसे दिखती है? यानी कि परावर्तन। वेव थ्योरी के अनुसार ऐसे समझो। रिफ्लेक्शन कब होता है? जब कैसा सरफेस हो, ट्रांसपेरेंट कि नॉन ट्रांसपेरेंट, इधर नहीं दिखना चाहिए, ओपन, कैसा होना चाहिए, तब क्या होता है? रिफ्लेक्शन। अब समझो, मान लेते हैं यहाँ पर पैरेलल लाइट आ रही है, ऐसे कैसी लाइट आ रही है? देखो कैसे डिफाइन किया गया, बहुत सही इन्होंने डिफाइन किया ऐसे। ये आप शायद पढ़े नहीं होगा, सीधी बोल वाले, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं था, करके पढ़ते नहीं थे, बाकी सीबीएसई वाले इसको पढ़ते थे। ऐसे मान लो कि ऐसे लाइट आ रही है, पैरेलल लाइट आ रही है। कैसे लाइट आ रही है? दिख रहा है? तो इनका वेव फ्रंट कैसे बनाया जाए? प्लेनर। कैसे बनाया जाए? तो भाई साहब वेव फ्रंट तो 90 डिग्री बनाते हैं हमेशा रेस। ऐसे वेव फ्रंट बनाना चाहिए और नो? ऐसे बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए यार? हाँ ना बोलना पड़ेगा। These are wave front. These are wave front. अच्छा एक बात और समझो, थोड़ा सा नीचे देखो, ठीक है? अब ये समझो आप, ये जब आप यहाँ पर नॉर्मल बनाते थे, क्या बनाते थे? क्या बनाते थे? नॉर्मल बनाते थे। तो ये वाला जो एंगल होता था उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। याद है? याद है? आपतन का कोण बोलते थे क्या? वही वाली चीज है। अब समझो, तो यहाँ से अगर ये आई बना रहा है, कितना बना रहा है? कितना बना रहा है? ये दोनों के बीच का एंगल कितना बता दो? 90। तो ये कितना होगा? 90 माइनस आई। कितना होगा? 90 माइनस आई। ये देखो, ये 90 माइनस आई, ये 90 माइनस आई, टोटल 90। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन कितना है? 90। तो ये बचा हुआ कितना हो गया? आई। इधर से दिख रहा है ये वाला आई, तो ये वाला भी आई यार। यस और नो? बस ऐसे ये आई। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कैसे एक बात कैसे रिफ्लेक्शन होता है? एंगल समझा इसको तो समझिए। यहाँ पर इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट किसकी तरह काम करता है? बोलो, न्यू सोर्स की तरह। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया एकदम प्रोपेगेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये ए वाले पॉइंट से टकरा गया, और ये कौन सा पॉइंट है? बी। जो पॉइंट है वो क्या पॉइंट है? बी। ए से टकरा गया पॉइंट ए। तो क्या ये वाला सोर्स अब आगे इस तरफ प्रोपेगेट कर पाएगा क्या? नहीं, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। कैसा मीडियम है? ये वापस उल्टा प्रोपेगेट करेगा, लेकिन करना तो जारी रखेगा। तो ये उसी स्पीड से छोड़ने लगता है, ये ऐसे वेवलेट क्या छोड़ने लगता है? ऐसे। समझ आ रहा है? यस और नो? अब क्या ये शांत बैठेगा कि ये भी वेवलेट प्रोड्यूस करेगा? प्रोड्यूस करेगा। इसके पास तो आगे जाने के लिए जगह है, इसके पास तो नहीं था। तो ये कर तो ऐसे रहा था, लेकिन इस तरफ वाला नहीं दिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उधर गया ही नहीं। मैं किस तरह वाला दिखा रहा हूँ? ऊपर वाला। ये क्या चीज है जो गोल गोल बनाया? वेव फ्रंट। क्या है? वेव फ्रंट। लेकिन इसके इससे तो आगे निकलेगा, इससे तो कैसे निकलेगा? ऐसे नहीं आया यार, याद है? याद है कैसे निकलेगा? ऐसे। यस और नो? अब बात समझो। अब अगर मुझे नया वेव फ्रंट बनाना है, क्या बनाना है? तो कॉमन टेंजेंट को जोड़ते थे। किसको जोड़ते थे? अरे किसको जोड़ते थे? तो दोनों के कॉमन टेंजेंट को जोड़ा गया ऐसे। इसको और थोड़ा आगे बढ़ा। देखो जितना डिस्टेंस ये चला होगा उतना डिस्टेंस ये भी चला होगा। जैसे एक वृत्त था, तो ये वाला भी थोड़ा सा एक वृत्त का मतलब थोड़ा एक और बनाना पड़ेगा, क्योंकि सेम मीडियम में है ना, तो डिस्टेंस क्या चलेगा? सेम। मीडियम सेम है ना? अरे मीडियम सेम है ना, तो डिस्टेंस क्या चलेगा? ये मान लो यहाँ से एक वृत्त का चलेगा, देखो कितना? एक वृत्त का। तो ये भी कितना चलेगा? एक वृत्त का। अब इनके कॉमन टेंजेंट को जोड़ना पड़ेगा। कॉमन टेंजेंट को मैंने जोड़ा, ऐसे जुड़ गया। यस और नो? तो क्या बन गया? नया वेव फ्रंट। क्या बन गया? अरे क्या बन गया? क्या बन गया? नया वेव फ्रंट। अब नया वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट किसकी तरह काम करेगा? जल्दी बताओ। अरे किसकी तरह काम करेगा? न्यू सोर्स की तरह काम करेगा। तो क्या जनरेट करेगा? क्या जनरेट करेगा?
और इसको जोड़ देंगे तो क्या बनाएगा, फिर से ऐसे जाएगा क्या पैरेलली, यस और नो। मतलब भाई साहब लाइट ऐसे आई और ऐसे नहीं आया। अरे वेव फ्रंट तो 90 डिग्री ना, लाइट ऐसे आई और ऐसे, ये देखो रिफ्लेक्ट हुआ, पूरा समझा दिया भाई साहब। इसने प्रूफ भी किया कि I इक्वल टू R। सही में प्रूफ देंगे तुम लोग, देते हो ना? प्रूफ सिर्फ आपको वेव ऑप्टिक्स में मिलेगा, वेव ऑप्टिक्स में प्रूफ नहीं मिलेगा। उसने सिर्फ बता दिया लॉ, म्यू साइन वाला I ये वो वाला नहीं, वो तो रिफ्लेक्शन का था। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसने बताया, हाइगन्स ने। और समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे ये वाला एंगल क्या होता था I, पहले हम लोग एंगल रे से लेते थे, अब हम लोग बेस से लेते हैं। कहां से लेते हैं, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, याद रखो। कुछ खास बातें याद रखने वाली इसमें क्या है, मैं जो आपको बताऊं, जो आपके कॉम्पिटिशन में यूज में आएगा। ऐसे वेव फ्रंट गिर रहा था, ऐसे वेव फ्रंट ये वाला एंगल आई था और ऐसे जा रहा था वापस गिर के। कभी तो लाइट ऐसे आया जी मेरे बच्चों, ऐसे यस और नो, और ऐसे गया, अरे हाँ या ना बोलो यार। तो ये वाला एंगल आर हो जाएगा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे लेते हैं एंगल, याद रहेगा। पता देखो उन्होंने डिफाइन कर दिया किसको, रिफ्लेक्शन को, किसको, फील आ रहा है थोड़ा सा, जल्दी से नोट करो डायग्राम। वो वाला नहीं बनता तो ये वाला बना दो फटाफट। पूरा डिफाइन कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा न्यूटन। अभी देखना, वो तो कॉम्पटन वॉम्पटन आ गए और आपके आइंस्टीन साहब आ गए, जो उन्होंने बता दिया। नीचे वाला बना लो, ऊपर तुम उससे बनेगा बन जाएगा। यार चल ही रहा है, समझ आया बेटा कैसे वेव चलते, समझ में आ रहा है। एक्चुअल में इसी तरह से डिफाइन किया गया पूरे वेव ऑप्टिक्स। वेव फ्रंट की मदद से पूरा वेव ऑप्टिक्स डिफाइंड है, इसकी मदद से यहाँ पे प्रूफ किया होगा। 12th में इंपॉर्टेंट था, सीबीएसई सीजी वाले तो देखते भी नहीं, पहले पेज में था लेकिन तुम्हारा ग्रुप में देखो लाल वाला है ना, न्यूटन की कणिकाओं का सिद्धांत मिटा दें। समझिए आगे और समझते हैं। ये रिफ्लेक्शन हो गया। अब रिफ्रैक्शन को भी उन्होंने प्रूव कर दिया, कैसे समझे, ये मिटा दूं। इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस समझना है क्या क्या चीजें क्या क्या, ताकि क्वेश्चन आए तो बन जाए। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन को हिंदी में क्या बोलते, जल्दी बोलो। अपवर्तन। परावर्तन तो पढ़ लिए, क्या है, लाइट जब एक सरल माध्यम से ऐसे कुछ पढ़ा गया, लाइट जब रेयर से कहां चलती है, डेंसर तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, याद है, इसकी तरफ झुक जाती है, और डेंसर से रेयर जाता है तो नॉर्मल से दूर हट जाता है। ये सब पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, यस और नो, वो सब डिफाइन करेगा कौन। है चेयर खाली, वो वाला चेयर ले लो आप, या उस रूम से ले आओ, इधर से जाना, इधर से आओ, देखिए इधर से जाना और इधर ही से आना। आइए लेट्स प्रोसीड टू और चैप्टर। यस, तो हुआ क्या, हुआ यूं कि बताए क्यों, देखो ऐसे लाइट आई, कैसी लाइट, पैरेलल, कैसी लाइट, तो इसका वेव फ्रंट ऐसे बनेगा भाई साहब, यस और नो, दिस इज द वेव फ्रंट, दिस इज द वेव फ्रंट। ये रेयर और मीडियम में था, किसमें था, अब फिर से एक तो छेका गया कौन सा पॉइंट छेका गया, पॉइंट ए, और पॉइंट बी वैसा ही रहा। इसके तो वेव फ्रंट आगे बढ़े, आगे कितना बढ़े, एक बित्ता, एक मिनट, हाँ मेरा बित्ता वो बड़ा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, कितना, एक बित्ता, कितना, अरे बोलो कितना, अभी समझो। अब एक मिनट, क्या इस मीडियम में लाइट ट्रेवल कर सकती है, यस और नो, अरे भाई साहब कर सकते, ट्रांसपेरेंट है, यस और नो, लाइट ट्रेवल किया कि एक बित्ता की एक बित्ता से कम, कम, अरे डेंसर मीडियम में स्पीड कम हो जाता है ना,
जितने टाइम में इसने किया एक बित्ता, इसने किया एक बित्ता से कितना इतना। आओ मिनट ओए ये एक बित्ता तो ये इतना, ये एक बित्ता तो ये। अब कॉमन टेंजेंट को जोड़ो, किसको जोड़ो? एक है ना ऊपर, दिखेगा फिर वहां से दिख जाएगा, नहीं दिखा बैठना यार। आज की क्लास ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हो रही, ऐसा नहीं आए जा रहे हो आए जा रहे हो, वो क्या है मैं जल्दी चालू कर दिया ना, ये सब फालतू बातें जो काम आना चाहिए बेसिक्स। ये और ये मिला दो, कोई कॉमन टेंजेंट मिला तो क्या मिला है? तो क्या बनता है? नया वेव फ्रंट। अरे बता दो तो क्या बनता है? मिला दो भाई साहब, हम तो जानते नहीं सर, ऐसा भी कुछ तो ये मिल गया, क्या बन गया? नया वेव फ्रंट। क्या बन गया? अब इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट किसकी तरह काम करेगा प्यारे भाइयों बहनों? बोलो न्यू सोर्स। और क्या जनरेट करेगा? वेवलेट। क्या जनरेट करेगा? और इसके कॉमन टेंजेंट को मिलाएं तो क्या बनेगा? वेव फ्रंट इस तरह से बढ़ेगा। हाँ ना बोलना पड़ेगा। अरे ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, यस और नो? मतलब लाइट जो चलेगी वैसे चलेगी, जैसे लाइट अब एक्चुअल में देखो हुआ था, अगर लाइट आगे आता तो ऐसे जाता है ना, लेकिन अगर यहाँ से अगर मैं नॉर्मल खींचूं, देखो यहाँ पर ही देख लो आप, यहाँ पर अगर सरफेस तो नहीं बन पाया, अगर आप यहाँ पर देखो इसको, कॉन्सेप्ट कर रहा, बात मत करो इधर। यहाँ पर आप देखो अगर इस लाइट को, ये लाइट जाना कैसे चाहिए था? ऐसे, या फिर यहाँ पर ये ऐसे जाना चाहिए, समझ आ रहा है? अब देखो अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल बना दूं, ये वाला हॉरिजॉन्टल, इस वाले सरफेस को जस्ट नीचे बना दिए, जस्ट कहाँ बना दिए? जस्ट कहाँ बना दिए? तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? तो नॉर्मल हो जाएगा, और ये एंगल क्या हो जाएगा? आई। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जाना तो कैसे चाहिए था इस वेव को? ऐसे सीधा, है ना? जाना कैसे चाहिए था? ऐसे सीधा, लेकिन क्या मुड़ गया? ये सब ये तो इसकी तरफ मुड़ गया, नॉर्मल की तरफ। किसकी तरफ? इसको थोड़ा और अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाता। तो जब अपन इसको ऐसे मिला देते तो वेव फ्रंट ऐसे मिलेंगे, चलो यहाँ से मिला दे तुम्हारी सुविधा के लिए, ठीक है? ऐसे वेव फ्रंट मिलेंगे और ऐसे आगे बढ़ेंगे। इतना तो समझ आ रहा है सबको? ऐसे बढ़ेंगे, ऐसे मिलेंगे और ऐसे आगे बढ़ेंगे। अब समझो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे ये लाइट आई, ठीक? इसको जाना कैसे चाहिए बोलो? ऐसे जाना चाहिए सीधा, लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग देखें 90 डिग्री तो ऐसे जाएगा, 90 डिग्री में ऐसे जाएगा ना। देखो ये वाला नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ा कि नॉर्मल से अवे? नॉर्मल की तरफ मुड़ा, क्योंकि कैसा मीडियम है? डेंसर। बात समझ आ गई? बस इसी तरह से रिफ्लेक्शन को डिफाइन करते हैं। आपने जो फॉर्मूला देखा था sin mu = क्या था? I/R देखा था? अरे निकल गया। mu क्या लिखा था हमने? sin I/R। क्या लिखा है? sin I/R। तो ये इससे प्रूव भी हुआ, प्रूव किया होगा आपने, लेकिन आपको बेसिक फीलिंग आनी चाहिए किस तरह से रिफ्लेक्शन भी होता है। कौन सी थ्योरी से? हाइगन थ्योरी। कौन सी थ्योरी से? समझ में आया? आगे चलें, उतार लो जल्दी से उतार लो। सिंपली दिख रहा है कि लाइट जो है नॉर्मल की तरफ घूम रही है, ठीक है ना? नॉर्मल जानते हो तुम लोग? अभिलंब।
मंजूर है क्या है? मिटा दे। तो समझ आया कैसा रिफ्लेक्शन होता है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम वो आ जाते हैं जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सब म्यू वाला रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी स्पीडिंग होनी चाहिए। म्यू क्या होता है? म्यू क्या होता है कोई बताएगा? अपवर्तनांक या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दो तरह के होते हैं भाई साहब, समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स आना चाहिए। अच्छा, लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैसा वेव है? तो डिफाइन किया गया कि क्या बोलते हैं, म्यू जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, वो किसी भी मीडियम में किस चीज को बताता है कि लाइट कितना ज्यादा स्लो चलेगा, कितना ज्यादा फास्ट चलेगा। अगर मान लो अपन डेंसर मीडियम बोले, क्या मीडियम? तो डेंसर मीडियम का मतलब ये है क्या कि उसकी डेंसिटी ज्यादा हो। उसका मतलब ये है कि उस मीडियम में जब लाइट चलेगा, क्या चलेगा? उसकी स्पीड क्या होगी? रेयर मीडियम का क्या मतलब है? डेंसिटी कम हो। उसका मतलब क्या है? जब लाइट चलेगी तो लाइट और स्पीड से निकल जाएगी। यस और नो? इस तरीके से पर्टिकुलर मीडियम को डिफाइन करने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मदद ली। किसकी मदद ली? नो डाउट कि ऐसा ही होता है, डेंसर मीडियम में लाइट स्पीड कम हो जाता है और रेयर मीडियम में स्लो हो जाता है, लेकिन ऐसा हर बार बोलना सही नहीं होगा। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइंस द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर ज्यादा है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है? कम। ज्यादा है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है? और जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको अपन कौन सा मीडियम बोलते हैं बताओ? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है ज्यादा? कम। कम की ज्यादा? कम की ज्यादा? जनरली उसकी डेंसिटी क्या होती है बताओ? डेंसिटी क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट कम तो ज्यादा। अरे डेंसिटी जानते हो ना, घनत्व। डेंसिटी क्या? बहुत घनत्व। और समझो, अगर मैं बोलूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब डेंसर है कि रेयर? तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? ज्यादा। और डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी क्या होगी? ये वाला मैं नहीं मानता। ऐसा हम लोग जनरली सोचते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। अब समझो, तुम लोग बताओ, ऑयल और वाटर, ऑयल और वाटर, तो ऑयल में ज्यादा स्पीड की वाटर में ज्यादा? वाटर। अरे वाटर में दिखता है ना, ऑयल में दिखता है क्या? लाइट दिखता है क्या? किस में ज्यादा स्पीड? ऑयल और वाटर? वाटर में ज्यादा। कौन रेयर? ऑयल की वाटर? वाटर रेयर। वाटर, लेकिन डेंसिटी के हिसाब से तो वाटर की डेंसिटी ज्यादा है कि ऑयल की? वाटर नीचे रहता है, ऑयल ऊपर रहता है। ऑयल तैरता है वाटर में, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो किधर चले जाता है? नीचे। किधर चले जाता है? तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा? ये हर बार लागू? इसके बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस, जैसे कि ऑयल और वाटर। ऑयल का डेंसिटी वाटर से कम, फिर भी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से ज्यादा है, तो उसमें लाइट की स्पीड क्या है? कम। बात समझ आ रही? ऐसे डिफाइन किया गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज जस्ट डिफाइंड बाय द वेलोसिटी ऑफ लाइट वेदर इट इज हायर और लोअर। समझ में आ रहा है? फिर से रिफ्लेक्ट, समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूँ? फिर से इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भाई साहब दो भागों में बांट दिया गया, एक एब्सोल्यूट और एक बोलो ना भाई, रिलेटिव। एक एब्सोल्यूट और एक, एब्सोल्यूट को क्या बोलते हैं जल्दी बताओ हिंदी में? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोलते हैं? फिक्स मान। जैसे कि सिर्फ वो डिफाइंड है, वो तो कभी बदलेगा नहीं। रिलेटिव मतलब दो चीजों को रिलेट करके बताया गया, ठीक है? अब देखो एब्सोल्यूट कैसे डिफाइन किया है। हमने जब भी एब्सोल्यूट डिफाइन किया, हम ऐसा मानते हैं कि आप ऐसा पढ़ो, म्यू इज इक्वल टू साइन है अपॉन साइन, पढ़े? क्या ऐसा पढ़े? जब भी लाइट आती है मीडियम 1 से, अगर मान लो कि मीडियम 2, इसको 1 म्यू 2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1 म्यू। ऐसा देखिएगा तुम लोग, मीडियम 1 से अगर लाइट किस में जा रही है? मीडियम। क्या लिखते हैं इसको? 1 म्यू 2। क्या लिखते हैं? मतलब ऐसा कुछ मैं बोल रहा हूँ, मान लो यहाँ पर मीडियम 1 था और यहाँ पर क्या था? मीडियम। यहाँ से ऐसा जा रहा है, मान लो ऐसा हो गया, मान लेते हैं ना, लाइट ऐसा हो गया, तो इसको मीडियम 1 बोले, इसको क्या बोला? मीडियम 2। ये 1 है और ये क्या है? 2। तो लाइट कौन से मीडियम से जा रही है? 1 से 2 में। 1 से हमने जो 1 म्यू 2 लिखा, क्या लिखा? 1 म्यू, वो रिलेटिव लिखा कि एब्सोल्यूट लिखा? रिलेटिव। मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में मीडियम 2 का ऐसा लिखा क्या? वो क्या था? रिलेटिव। क्या था? रिलेटिव।
इसको अगर अच्छे से लिखना है तो कैसे लिखते हैं? मान लो इसका μ1 था, इसका कितना था μ2, लेकिन इनका मिला के क्या लिखा रिलेटिव 1 μ2, क्या लिखा 1 μ, क्या लिखा 1 μ। तो समझो इसको कैसे लिखा गया, जब इसको हाथी घोड़ा किया गया, क्या किया गया, तो इसको ऐसे लिखते हैं 1 μ2 को कैसे डिफाइन किया गया, μ2 डिवाइडेड बाय ऐसे डिफाइन किया गया। जो बाद में रहता है वो कहाँ जाता है ऊपर, जो पहले रहता है वो कहाँ जाता है नीचे। बेसिक बातें चल रही है एकदम। हाथी घोड़ा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, जो नीचे रहते हैं, जो बाद में रहता है उसको ऊपर दिखा देते हैं, जो पहले रहता है उसको नीचे दिखा देते हैं। समझ में आ रही बात? अब देखो इसको कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला गया, इसको बोला गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन सा? क्योंकि एक मीडियम को दूसरे मीडियम से रिलेट किया गया, एक मीडियम को दूसरे मीडियम से। कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखें, जैसे कि वाटर का, किसका वाटर का कितना होता है जल्दी बताओ, 4/3, 4/3। ग्लास का 3/2, ग्लास का उसका क्या नाम थे, डायमंड का 2.2, डायमंड का डायमंड का सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेसिकली, डायमंड का क्या होता है सबसे। तो दो तीन चीजों को आपको याद रखना है, जैसे कि मैंने लिखा। अच्छा एयर और इसका बताओ, एयर का कितना होता है 1.003, और वैक्यूम का, वैक्यूम मतलब निर्वात, कितना होता है 1। ये सब आपको समझना है, ये सब याद रखना है। तो क्या एयर थोड़ा ज्यादा डेंस है इससे वैक्यूम से? वैक्यूम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कम। समझ लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एकदम बेसिक फीलिंग होनी चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो स्पीड क्या होगा कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो स्पीड क्या होगा ज्यादा। तो सी जो डिफाइन किया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, वो किसमें डिफाइन किया गया है वैक्यूम में, जब म्यू कितना है 1, म्यू कितना है 1। ये सब बात समझना बहुत जरूरी है। अभी आगे चलते हैं हम लोग। मैंने बोला रिलेटिव, जब हमने लिखा रिलेटिव लिखा तो एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में लिखा, उसको डिफाइन किया 1 μ2। क्या डिफाइन किया 1 μ2। जब उसका हाथी घोड़ा किया गया तो μ2 डिवाइड बाय क्या किया गया μ1, μ2 डिवाइड बाय μ1। जो μ2 और μ1 लिखा है ना, इनको एब्सोल्यूट बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? देखो एब्सोल्यूट कैसा लिखा गया थोड़ा समझिए। एब्सोल्यूट को जो लिखा गया वो ऐसा लिखा गया, मान लो भाई साहब कि मीडियम नंबर 1 जो था, मीडियम नंबर वो क्या था, क्या था, और मीडियम नंबर 2 जो था वो मान लो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। तो इसको कैसे डिफाइन किया? देखो वाटर यहाँ, ये जो लाइट यहाँ से है जा किधर रही है ऐसे, उसको रिलेटिव अगर लिखूं, रिलेटिव अगर लिखूं भी रिलेटिव तो क्या लिखूंगा बताओ 1 μ2, ऐसे लिखूंगा 1 μ2, यस और नो, क्या लिखूंगा 1 μ। अगर ये वैक्यूम है तो इसका कितना होता है 1, और इस मीडियम का मान लो कितना है म्यू, इसको 1 μ2 लिखते हैं। अब इसका हाथी घोड़ा करो तो म्यू अपॉन म्यू अपॉन, तो 1 क्या वजह से, क्या वजह से। जो एब्सोल्यूट है उसको कैसे डिफाइन किया गया है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जब पहला मीडियम क्या हो तो वो अपने आप नीचे बना जाता है। समझ आ रही बात? नीचे अपने आप क्या हो जाएगा 1s। और इसमें जरूरी क्या 1 हो नहीं, तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा रिलेटिव, और यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में नीचे अपने आप क्या जाता है 1। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, मान लो मैं बोलता हूँ वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कितना है, जल्दी बोलो कितना, 4/3 लिखा है क्या, कितना लिखा है? मैंने बोला वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3, कितना है 4/3। अब 4/3 का मतलब क्या है समझो, ये जो लिखा गया ये एब्सोल्यूट लिखा गया, रिलेटिव एब्सोल्यूट सिर्फ एक ही लिखा, मतलब क्या लिखा गया, जब इस तरह से लिखते हैं तब उसको क्या बोलते हैं रिलेटिव, तब क्या बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी यहाँ पर लाइट, ये कहाँ से कहाँ आ रहा है लाइट, पहला कौन सा मीडियम था, पहला कौन सा मीडियम था क्या था, वहां से कहाँ जा रहा है, वहां से कहाँ जा रहा है, इसको लिखा गया 1 μ2, क्या लिखा गया, इसको लिखा गया μ2 डिवाइडेड बाय μ1, जबकि μ1 तो कितना हो गया 1, क्योंकि वो वैक्यूम था। तो क्या था वो एब्सोल्यूट की रिलेटिव था, रिलेटिव लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, इसलिए उसको क्या बोल दिया गया एब्सोल्यूट। बात समझ में आ रही है? इससे दो टाइप के होते हैं, हाथी घोड़ा करना भी आना चाहिए। जब भी जो सामने लिखा रहेगा, अगर फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में चल रहा है तो सेकंड वाले को ऊपर, फर्स्ट वाले को नीचे, और डिफाइन करूं क्या कि समझ आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यस और नो। दो तरह के होते हैं, कितने तरह के, अगर पहला मीडियम क्या ले लो वैक्यूम, क्या ले लो वैक्यूम, तो क्या होगा क्या होगा, और दूसरा मीडियम, दोनों मीडियम अलग अलग ले ले तो क्या आ जाएगा, बात समझ आ गई? ऐसे डिफाइन करते हैं, नोट करते हैं। अच्छा लगता है नोट कर लो।
हालांकि रे ऑप्टिक्स का पार्ट है लेकिन थोड़ा थोड़ा जानता है। क्या डेंसिटी देख के अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड करते हैं? नहीं, क्या देख के डिसाइड करते हैं? स्पीड। क्या देख के? बात समझ आई है? कैसे समझ में आ रहा है ना? पक्का? बॉयज? पक्का? दो तरह के एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट किसके साथ है? एब्सोल्यूट भी रिलेटिव है लेकिन किसके साथ रिलेटिव? वैक्यूम के साथ, क्योंकि नीचे आने के बाद कितना बन जाता है? 1, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? एब्सोल्यूट। क्या बोल देते हैं? और लेकिन दोनों मीडियम अगर वैक्यूम के अलावा कुछ और होंगे तो वो क्या हो जाएगा? रिलेटिव। बात समझ आ रही है? ऐसे लिखते हैं और इसका जादू देखिए, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं यहाँ पे थोड़ा समझेगा, थोड़ा गहराई में जाएंगे। रिलेटिव इधर लिख दिया ना मैंने, एब्सोल्यूट को इधर लिख दिया, थोड़ा सा उल्टा होता है। जब इसे लिखो म्यू ऑफ ग्लास, मतलब क्या है? रिलेटिव एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट अब किसके रिस्पेक्ट में? वो वैक्यूम। किसके रिस्पेक्ट में? ये चीज आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है? अच्छा मुझे ये बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से ज्यादा होगा कि कम भी हो सकता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, क्वेश्चन बनता है, मैं पूछ रहा हूं, आप आंसर बताइए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से ज्यादा होगा, यस और नो? सबको देखो, 4/3 से 3/3 से 1.0, ये भी 1 से, अरे 1 है, 1 से ज्यादा ही होगा क्या? यस और नो? 1 से कम भी हो सकता है। अगर रिलेटिव ले, क्या ले? क्या ले? क्या ले? अगर रिलेटिव ले तो 1 से क्या होगा? कम। कैसे समझो मैं बोल रहा हूँ। अगर मान लो आपका जो पहला मीडियम था वो मान लो वाटर था, क्या था? और दूसरा मीडियम था वो क्या था? दूसरा मीडियम हम एयर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? एयर। चलो ले लिए, तो ये μ1 हो गया, ये क्या हो गया? μ2। अब हाँ, इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1 μ2। क्या लिखेंगे? हाथी घोड़ा करो तो क्या लिखूं बताओ? बोलो बोलो। μ2 अपॉन μ2 अपॉन, तो μ1 μ2 कितना? मान लो 1, एयर का मान लो लगभग कितना? डिवाइड बाय क्या लिखूं बताओ? ये μ1 कितना होता है? एब्सोल्यूट। वाटर का कितना होता है? जल्दी बोलो। तो ये 4 हो जाएगा, 3 किधर जाएगा? नीचे बड़ा, ऊपर छोटा, 1 से छोटा, 1 से बड़ा, 1 से छोटा, 1 से क्या? ये 1 से छोटा भी हो सकता है। हाँ, ऐसे पिक करने आता है लोग, हमेशा से रटे होते हैं कि 1 से ज्यादा होता है, 1 से ज्यादा होता है, लेकिन जब रिलेटिव बोले तो क्या वो 1 से छोटा होता है? हाँ भाई साहब। लेकिन जब एब्सोल्यूट बोले तो हमेशा 1 से क्या होगा? बड़ा है। 1 के क्या होगा? बराबर। लेकिन कभी कभी छोटा भी हो सकता है। बात समझ आ रही है? अगर लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में है? डेंसर से रेयर, और रेयर से डेंसर है तो हमेशा 1 से बड़ा। वो समझ में आ गया आपको? आ गया क्या? ये सब बेसिक बातें मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये मेरा घर में बताना, आगे समझे। अब इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से खेल हो जाता है पूरा। क्या खेल हो जाना है समझे अच्छे से। मैंने बोला किसी मीडियम नंबर 1 से लाइट मीडियम नंबर 2 में गया, ये कुछ इस तरीके से गया, तो मैंने इसको लिखा μ1 2 और मैंने लिख दिया μ2 डिवाइडेड बाय μ1, μ2 डिवाइडेड बाय। और हम जानते हैं कि जिसमें μ उसमें उल्टा वेलोसिटी। वेलोसिटी जस्ट क्या होता है? अपोजिट। यस और नो? वेलोसिटी जस्ट क्या होता है? जस्ट क्या होता है? तो हमने इसको कैसे लिखा? इसको यहाँ पर v1 लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया? v2। ये संबंध आपको आना चाहिए। यस और नो? अच्छा बताओ, मेरी बात बताओ, यहाँ पे लाइट का लैम्डा ज्यादा होगा कि यहाँ पे ज्यादा होगा? लैम्डा समझते हो? वेव। लैम्डा क्या होता है? लाइट क्या है? अभी भी बताया,
वेव। क्या है? कौन सा वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सा वेव? तो बताओ इस वाले मीडियम में लैम्डा ज्यादा होगा कि इस वाले मीडियम में लैम्डा ज्यादा होगा? लैम्डा क्या है? सबसे पहले फील करो, लैम्डा ज्यादा होगा। ऐसे हम लोग इसका रेशियो लिखना चाहें, ऐसे देखो, बात नहीं करो, तुम दोनों खड़ा हो। अगर ऐसे लाइट चल रही है तो ये क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? ये लैम्डा कितने टाइम में चलता है? t। कितने टाइम में चलता है? तो वेलोसिटी कैसे डिफाइन किया गया? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। इसका जो वेग जो बताया वो क्या बताया गया? डिस्टेंस डिवाइड बाय लैम्डा ज्यादा है तो वेलोसिटी भी बड़ा बड़ा पाइप तो जल्दी चलेगा ना। अरे यस और नो? एक सेकंड में बड़ा पैर फैलाओ तो ज्यादा चलोगे कि एक सेकंड में छोटा पैर फैलाओ तो ज्यादा? बड़ा। मतलब जिसका वेलोसिटी ज्यादा होता है उसका लैम्डा भी, जिस मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा है उस मीडियम में लैम्डा भी, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो लैम्डा कम। अरे नहीं आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो लैम्डा यस और नो? कनेक्ट हो रही बातें। तो हम लोग ने इसको कैसे लिखा? जैसे यहाँ पर μ2 है तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? लैम्डा में ये इनवर्सली है। अरे नहीं आया? यस और नो? पक्का? ओके। और डिफाइन किया और इसको बोला गया ऐसे भी देखो 1μ2 बराबर यहाँ पर कौन सा एंगल होता था? आई। यहाँ पर कौन सा एंगल होता था? ऐसे जाना चाहिए था लेकिन गया ऐसे, तो ये क्या हो जाता था? क्या हो जाता था? आर। तो इसको लिखा गया sin i बाई, ये पूरा आपको पूरा लाइन से याद होना चाहिए। लैम्डा ज्यादा, ये ज्यादा, वो ज्यादा, फिर कई क्वेश्चन बनते हैं। अकेला जो ये एक्सप्रेशन है बहुत सारे क्वेश्चन को शामिल करता है, इसको समझना जरूरी है। आई कौन सा एंगल है? जो फर्स्ट वाले मीडियम में नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने बनाया और रिफ्लेक्टेड रे ने जो बनाया वो कौन सा एंगल है? आर। कौन से मीडियम में? सेकंड मीडियम में। इसको लिखा कैसे जाता है? जब भी लाइट आता है 1μ2 कैसे लिखते हैं? हाथी घोड़ा कैसे करते हैं? बाद वाले के ऊपर पहले वाले को हाथी घोड़ा कर दिया गया। क्या कर दिया गया? और आपको पता है जहां पर म्यू जाता है वहां पर वेलोसिटी कम उल्टा कर दिया गया, और वेलोसिटी जहां जाता है वहां पर लैम्डा भी जाता है। ये सब नहीं है दोनों। उसके बाद आई आप लिखते सब एकदम कनेक्टेड है आपस में, कुछ भी पूछा हम बता। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको एंगल दे दिया आई और एंगल दे दिया आर, लैम्डा 1 दे दिया, क्या लैम्डा 1 निकाल? हां कि ना? हां कि ना? हां कि ना? और समझ और इतना इसको कनेक्ट करते हैं पूरा खेल। ये खेल ऐसा है कि भाई साहब अगर इस मीडियम में वेलोसिटी कितनी थी? बोलो बोलो ना यार। लैम्डा कितना था? और म्यू कितना था? μ1 एब्सोल्यूट, μ1 कितना था? यस और नो? यहाँ पर कितना था वेलोसिटी? v2। लैम्डा कितना था? और म्यू कितना था? क्या ऐसा था? हाँ कि ना? मैं देखना चाहता हूँ फ्रीक्वेंसी। क्या देखना चाहता हूँ? फ्रीक्वेंसी। याद रखना जब भी वेव एक मीडियम से चल के दूसरे मीडियम में जाती है क्या नहीं बदलता? क्या नहीं बदलता? क्या नहीं बदलता? एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में चले तो क्या नहीं बदलता है? क्यों नहीं बदलता? समझो। पहले फ्रीक्वेंसी मान लो इस मीडियम में थी f, v बाई लैम्डा। अरे यस और नो? f1 बराबर जो लिखा गया, f1 बराबर जो वो लिखा गया v1 डिवाइडेड बाई लैम्डा, v1 डिवाइडेड बाई यस और नो? जब f2 लिखा गया तो क्या लिखा गया? v2 डिवाइडेड बाई लैम्डा, v2 डिवाइडेड बाई। अब एक बात समझो, अगर मैं देखूं यहां से इस रिलेशन से v1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 बराबर था v2 डिवाइडेड बाय लैम्डा। यस और नो? अभी ये तो सेम है। क्या है? फ्रीक्वेंसी नहीं आया यार, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। देखो अगर अब मैं पूरा कहानी आता हूं, यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी f, तो यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी। अब मैं बोल रहा हूँ ये रेयर मीडियम है। कैसा मीडियम है? ये कैसा मीडियम है? थोड़ा बताना मेरे को क्या क्या आंसर आएगा। रेयर है आई बड़ा कि आर बड़ा? जल्दी बोलो। आई बड़ा आर बड़ा? आई बड़ा। क्या बड़ा? मून बड़ा, मून बड़ा। और सुनो मैं बोल रहा हूँ ये μ1 बड़ा कि ये μ2 बड़ा? μ2 बड़ा। कौन सा बड़ा? इसकी डेंसिटी ज्यादा कि इसकी डेंसिटी ज्यादा? नहीं बोल सकते। अरे गधे हो क्या? अभी तो समझाया था डेंसिटी में कमेंट नहीं यार। यस और नो? कुछ लोग तो पता ही नहीं चल रहा है क्या है। और सुनो
ये वाला रेयर वाला क्या है, यहाँ V1 बड़ा कि V2 बड़ा? V1 क्या बड़ा? लैम्डा 1 बड़ा, लैम्डा 2 बड़ा, लैम्डा 1 बड़ा, लैम्डा 2 ठीक है, बातें पूरी करेक्ट हुई है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं फ्रीक्वेंसी का रेशियो तो F बराबर क्या लिखना पड़ेगा? F, जो कि कभी चेंज नहीं और मैंने बोला, मैंने कितने में लाल लाइट इस कौन सा लाइट इस तो लैम्डा ज्यादा नहीं, लैम्डा का इस एरे में जाके वो लाइट लैम्डा कम हो गई, कलर कलर बदल गया आया ना? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, कलर भी क्या हो गया होगा? क्या हो गया होगा? कलर इज द प्रॉपर्टी ऑफ लैम्डा, कलर इज द प्रॉपर्टी ऑफ नहीं, कलर इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी। अरे एक तरफ दूसरे जाते तो लाल का पीला हो जाना क्या? हाँ कि ना? मैं तो सर नहीं सकती ऐसा कुछ भी, अरे ऐसा कुछ भी समझो मेरी बात। जब भी लाइट एक मीडियम से चल करके दूसरे मीडियम में जाती क्या क्या बदलता है? म्यू, लैम्डा, वी, कलर नहीं बदलता क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी नहीं बदलता। दैट मींस कलर इज द हार्डकोर प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी, हार्डकोर प्रॉपर्टी ऑफ। एक बार क्वेश्चन आया था पीएमटी में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, बताओ हरा का क्या हो गया? हरा पक्के लाल थोड़ी हो गया। यस और नो? ये पूरा कनेक्ट किया मैंने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, बात समझ आ रही है? ये बेसिक फीलिंग है लाइट। यार ऐसा तो नहीं सोचते, तो सोचने पे मजबूर हो जाए। तो दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ फीलिंग एंड इफ यू कांट फील इट, कोई डाउट है तो पूछ लो अभी भी, क्योंकि ये एकदम बेसिक है, एबीसी दिखा रहा हूँ। बाद में डाउट पूछोगे तो नहीं बता पाऊंगा, अभी पूछोगे तो बता भी दूंगा आपको। ऑयल है ना, ऑयल पेट्रोल की ऑयल होता है नहीं, अलग देखो, हर ऑयल का डेंसिटी अलग अलग होता है, हर ऑयल की ओपासिटी बोलते हैं, मतलब कितना ओपेक है वो अलग अलग होता है। तो क्या पूछना है? पेट्रोल में देखो थोड़ा सा, पेट्रोल जो होता है उसकी आप विस्कोसिटी भी देखोगे तो कम है क्या? और ऑयल की विस्कोसिटी क्या है? ज्यादा। तो लाइट जो ज्यादा स्पीड से नहीं चलेगा, किसमें? ऑयल में। और ज्यादा स्पीड चलेगा किसमें? पेट्रोल में। पेट्रोल थोड़ा आर पार दिखता है ना, जिसमें आर पार दिखता है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होता है, जिसमें आर पार में नाली का पानी बहुत रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। जब मैं एक बटन की तरह कर दिया आगे बढ़े, यस और नो? बड़ा इंटरेस्ट आया, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है काफी। अब मैं आपको उस सेटअप की तरफ ले जाता हूँ जिससे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं और जो सबसे डिफिकल्ट है। अभी तक जो हम लोग पढ़ते हो हाथी के गोलगप्पे, है ना? अब पता चलेगा ये गोलगप्पा कितना तीखा है ना? कितना। अब आओ इसके तीखेपन से रूबरू देखो कैसे पूरी कहानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की फिर बोल रहा हूं मैं। एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में चलता है, क्या नहीं बदलता? कलर बदल जाता है क्या? नहीं। कलर किसकी प्रॉपर्टी है? लैम्डा किसकी? आगे समझते हैं और अपन चलते हैं वाईडीएस की तरफ। तो ये सब बता दिया, थ्योरी बता दिया, ऐसे होगा ऐसे होगा, फिर भी हाइगर पे कोई यकीन करने वाला, क्योंकि लोगों ने इंटरफेरेंस पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया था? पहले पर इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स पढ़े, यस और नो? इंटरफेरेंस में हमने देखा था कभी कोई चीज मैक्सिमम बनता है, कभी लोग इस चीज को बिलीव ही नहीं किए। क्या बिलीव नहीं किए? समझना। लोगों ने बोला भाई साहब हमने ऐसा नहीं देखा कि कभी यहाँ पर एक लाइट रखा, यहाँ पर एक लाइट रखा, वहां पर वो दोनों लाइट मिलाकर के जीरो लाइट हुआ। तो होता है ना सोर्स में इंटेंसिटी जीरो हो जाती है कि नहीं? कभी देखा क्या आपने? कभी देखा कि यहाँ एक लाइट जला, यहाँ एक लाइट जला, वहां पे अंधेरा हो गया? वाह! तो ऐसा किसी ने बिलीव ही, क्योंकि किसी ने ऐसा देखा नहीं रियल लाइफ। लेकिन जब साइंस के अंदर गए और थोड़ा उसको गहराई से देखा गया, तब समझ में आया कि ये लाइट और ये लाइट इंटरफेरेंस नहीं कर रहे थे। क्योंकि इंटरफेरेंस करने के लिए जरूरी कंडीशन क्या है? कैसे स्रोत होने चाहिए? कलाबद्ध। कैसे? कोहेरेंट सोर्सेस होने चाहिए। कैसे सोर्सेस? भाई साहब कोहेरेंट सोर्सेस वो हैं जो सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट निकालते हैं, उनके बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है कि जीरो? कांस्टेंट। याद है पिछली बार बताया था, कांस्टेंट होता है जीरो? तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस वाले और सेम फ्रीक्वेंसी वाले दो सोर्सेस चाहिए, जो अगर जाएं तो वहां पर मैक्सिमम बना, उसके बाद फिर क्या बनाए? मिनिमा। और एक टाइम के इंडिपेंडेंट होता है, याद है? टाइम के साथ चेंज, डिस्टेंस के साथ चेंज होता है। यहाँ पे मैक्सिमा, यहाँ पे मिनिमा का फ्रिंजेस बन रहे थे, याद करो, सब कनेक्ट होगा यहाँ पर। बात समझ आ रही है? ये कहानी है बेसिकली।
तो लोगों ने यकीन नहीं किया, क्योंकि हम डेली लाइफ में जो सोर्सेज देखते हैं कोहेरेंट होते हैं, इनकोहेरेंट। और आपको पता है कोहेरेंट सोर्स बनाना इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू मेक टू डिफरेंट कोहेरेंट सोर्सेज। मान लो आप सेम कंपनी का लाइट खरीद लिया, फिलिप्स का 120 वॉट 120 वोल्ट, सेम पोटेंशियल में अप्लाई कर दो, वाट 120 वॉट 100 सेम पोटेंशियल अप्लाई कर दो, फिर भी वहां पर टिप होता है क्या? नहीं। अरे होता है क्या यार? कभी देखो यार, अरे देखिए क्यों नहीं देखते, मैं आपको बताता हूं। दुनिया के कोई भी दो सोर्सेस कितना भी आइडियल कर लो, मतलब कितना भी दोनों को सेम कर लो, दे आर नॉट गोइंग टू बी कोहेरेंट सोर्सेस। व्हाई? लेट मी टेल यू दिस। मैं आपको बताने वाला हूं कि लाइट एक्चुअल में बनता कैसे है, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ जो भी लाइट जो मेकिंग होता है वो कैसे बनता है। देखो आप लोगों को पता है ये सारा चीज। लाइट कौन सा वेव है? जल्दी बोलो, अगर पूरा बोलो। विद्युत चुंबकीय तरंगे। कौन सी तरंगे हैं? अब समझो, देखो ऐसे एटम रहता है बेटा, यस और नो? सर गैस में तो रहता है, गैस में तो बनाएगा, थोड़ा सा कंसेंट्रिक नहीं बन पाया सकता। अब मान लो यहाँ पर क्या कह रहे थे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और तो यहाँ कहाँ होते हैं, कहाँ होते हैं, कहाँ होते हैं? जब इसको एनर्जी दे, किसी भी तरह से एनर्जी ले सकते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए हो सकता है कि फोटोन गिरे, या कोई और इफेक्ट हो, थर्मोआयनिक एमिशन भी होता है। मान लो टेम्परेचर दे दिया, क्या दे दिए, तो एक एनर्जी गैप होता है, पढ़ाती हूं मैं, एनर्जी गैप से इलेक्ट्रॉन खुद के बाहर आ जाता है, यस और नो? मान लो इतना एनर्जी दिया कि ये पहले फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ग्राउंड स्टेट से कहां चला गया? बोलो कितना एनर्जी गैप है, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। अगर हाइड्रोजन एटम है तो कितना एनर्जी गैप? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भूल गए? अरे याद है कि भूल गए? क्यों यार, कितना एनर्जी गैप चाहिए? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर मैं एनर्जी दूं तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर यहाँ जाएगा, लेकिन यहाँ तो पहले से भरा पड़ा है, पहले से ही, तो ज्यादा देर के लिए यहाँ नहीं रहेगा। मान लो इसकी एनर्जी 5 थी, मान लो यार फॉर एग्जांपल, ज्यादा क्या होता है, 5 थी, कितनी थी? यहाँ जाने के बाद कितनी हो गई? 7। यहाँ जाने के कितनी हो गई? 7 हो गई। लेकिन यहाँ पर रहेगा एकदम 10⁻⁸ सेकंड के लिए रहता है, आपको पता होगा कितने के लिए रहता है? 10⁻⁸। फिर खुद के कहाँ जाता है? नीचे। तो नीचे आएगा तो उसकी एनर्जी फिर से कितनी हो जाएगी? 5 कितनी हो जाएगी? और 5 रहेगा तो 2 की एनर्जी बच गई। 2 की एनर्जी क्या करेंगे? 1 मिनट ऐसे करेगा, वाइब्रेट करेगा। क्या करेगा? अपने आप को जब वो वाइब्रेट करता है, एक्सीलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल होता है। और जब भी चार्ज पार्टिकल में एक्सीलरेशन होता है तो क्या निकलता है? मैंने बताया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। याद है कि नहीं याद है? याद है कि नहीं याद है? तो जब ऐसे हिलता है तो ऐसे निकलता है, यस और नो? तो कितना हुआ और क्या किया? अब जरूरी क्या हर बार इसी डायरेक्शन में हो सकता है, कुछ ऐसे निकल जाए, क्योंकि डिस्टेंसेस हमेशा सेम होंगे कि अलग अलग होंगे। अगर 2 सोर्स रखा मैंने और सेम एनर्जी दी, जरूरी वही वाला इलेक्ट्रॉन पढ़ रहा है, कोई और भी पढ़ा सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, रैंडम, एकदम रैंडम, 0.000000001% प्रोबेबिलिटी है that they are going to make the constant phase। जरूरी है जब इसका ये वाला निकले इसका भी वाला निकले? अरे यस और नो? जरूरी नहीं। दुनिया के 2 सोर्सेस कभी कोहेरेंट सोर्स नहीं, अलग अलग हो तो कोहेरेंट सोर्स, अबे अलग अलग होंगे तो कोहेरेंट सोर्स हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं। फिर साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया, आओ हम बताएं कोहेरेंट सोर्स बनाएं, कैसे बनाएं, कैसे बनाएं? मैं बताऊंगा, ध्यान सुनो, कैसे बनाया गया फिर कोहेरेंट सोर्स। फिर बोला गया अगर पप्पा सेम है, क्या सेम है, तो जो बेटे बनेंगे क्या बनेंगे, वो दोनों आपस में क्या होंगे, क्या होंगे। देखो कैसे कोहेरेंट सोर्स बनाया गया, इसके बारे में आपको बताओ। मान लो एक सोर्स है, क्या है, क्या है, यहाँ पे रख दिया गया मिरर, क्या रख दिया गया? मिरर, क्या रख दिया गया? मिरर, क्या रख दिया गया? अब बातें समझे थोड़ा ध्यान से। ज्ञानी पुरुषों ने कहा कि अगर ये ऐसे लाइट जाएगा तो जितने एंगल से आएगा उतने एंगल से गुजर जाएगा, हाँ कि ना? अरे पढ़े हैं। और फिर ये ऐसे पीछे आएगा ऐसे, और यहाँ पर इसका इमेज बन जाएगा, जानते हो, जानते हो? अरे अगर प्लेन मिरर हो तो ऊपर नीचे इमेज बनता है, याद है कि नहीं याद है? अगर ये इमेज सोर्स नंबर 1 था तो इसका जो क्या बन रहा है बताओ, इसका क्या बन रहा है, जो इमेज बन रहा है, क्या बन रहा है, वो ऑब्जेक्ट का जो क्या बन रहा है, इमेज। मान लो इसमें इस डायरेक्शन में निकला तो उसके इमेज में भी इसी डायरेक्शन में निकलेगा,
अरे वो तो उसी का रिफ्लेक्शन है, ये तो किसका रिफ्लेक्शन है? तो क्या इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा? यस और नो? हमेशा क्या रहेगा? तो पाथ डिफरेंस भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। जहां मैक्सिमम बन रहा है वहां पर हमेशा क्या बनेगा? मैक्सिमम। और जहां मिनिमम बन रहा है वहां हमेशा क्या बनेगा? समझ आ रही है? इस तरीके से कोऑर्डिनेट होता है। तो ये जो बनाया गया वो एक ही है कि अलग अलग? एक ही है। तो ये पप्पा जी और ये बेटा जी सेम स्पीड से निकालते बताया, अरे बताया था ना? नए वाले सोर्स होंगे वो भी किससे निकालेंगे? सेम। तो ये दोनों कैसे सोर्सेस हो गए आपस में? कोऑर्डिनेट। क्या हो गए? इसका और भी तरीके हैं, और भी तरीके। क्या करें? स्लिट। जो हम यंग्स ने जो किया वो क्या किया? स्लिट। जैसे कि ये सोर्स था, समझ आया? पूछ रहा हूं मैं यार, सोच रहा हूं ऐसा क्यों कर रहे हो तुम्हारे साथ जलियांवाला हत्याकांड? ये सोर्स था, ये क्या था? सोर्स वेव्स निकालता है। यस और नो बोलना पड़ेगा। वैसे अब मान लो यहाँ पर हमने क्या कर दिया? स्प्लिटिंग कर दी। और एकदम छोटा छोटा छेद, जैसे ब्लेड से मारते हैं वो वाला। ये छेद नहीं है, गोल नहीं है, स्लिट है। ये स्लिट नंबर S1 स्लिट नंबर। जब ये वेव किया तो यहाँ पे जाके अटक गया, लेकिन इसका हर एक पॉइंट किसकी तरह काम करेगा? नया सोर्स। बोलो किसकी तरह काम करेगा? और नया सोर्स भी उसी तरह से वेव निकालता है जैसे पुराना वाला निकालता है। ये दोनों आपस में कोहेरेंट नॉन कोहेरेंट? कोहेरेंट। ये किसके रिफ्लेक्शन है? इसी के। अरे इसमें जैसा चेंज होगा इसमें भी वैसा, इसमें भी वैसे चेंज होगा ना। इसका वाला इलेक्ट्रॉन फूटेगा तो उसका भी वाला इलेक्ट्रॉन फूटेगा, मतलब जो कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन होगा। यस और नो? एकदम अंदर अंदर बता रहा भाई साहब, ऐसा कोई नहीं बताएगा। तो ये दोनों सोर्सेस क्या है? कौन सोर्सेस क्या है? कोहेरेंट सोर्स। कौन सोर्स? और भी तरीके हैं कोहेरेंट सोर्स बनाने के, आप डरिए मत, ये समझ में आएगा। अगर बाप से मैं क्या से मैं दोनों का एक ही बात है। यस और नो? तो ये दोनों बेटे आपस में क्या हो रहा है? कोहेरेंट। पप्पा जी और बेटे जी भी आपस में क्या है? कोहेरेंट। अरे यस और नो? और बताओ नहीं, और एक दो तरीके और। मान लो लेंस क्या है? क्या है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछता हूं, जब लाइट पैरेलल आती है तो कैसे गुजरती है? कैसे गुजरती है? कैसे गुजरती है? मान लो इंफिनिटी पे सोर्स रखा है, कहां पे रखा है? जो भी सोर्स रखा होगा वो पैरेलल लाइट निकालेगा। हाँ यार। अब ये लाइट मैंने एक लेंस बनाया जिसमें ऊपर का मटेरियल लगा और नीचे का मटेरियल, पता है जिसका म्यू1 ज्यादा होता है ज्यादा झुकाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द प्रॉपर्टी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना जल्दी लाइट को बेंड कर देगा। तो ये बेंड करेगा। अभी मैं ये सब पढ़ाऊंगा रे ऑप्टिक्स में, टेंशन ना ले, डरे मत। तो ये ऐसे होगा, लाइट ऐसे आएगा, और ये जो ऐसे जाएगा ये थोड़ा सा बाद में मुड़ेगा। मान लो म्यू1 बड़ा है किससे? म्यू2 से। म्यू1 बड़ा है तो जो बड़ा होता है वो जल्दी मोड़ देता है, तो यहाँ मुड़ा और यहाँ। तो ये वाला एक फोर्स वन बन गया। क्या बन गया? इसके इमेजेस बनेंगे। कितने इमेज बनेंगे? दो। कितने? अरे दोनों इमेज क्या होंगे आपस में? कोहेरेंट, क्योंकि इनके पापा जी क्या है? अरे हाँ यार, तो पेरेंट्स सेम हो। क्या सेम हो? पेरेंट्स सोर्स सेम हो, तो जो बनने वाले जो डॉटर सोर्स या फिर सन सोर्स होंगे वो आपस में क्या होंगे? कोहेरेंट। क्या होंगे? और तरीके बताओ कि बस इस तरीके से मेरे को याद नहीं सर। तो मैं होशियारी मार रहा था। इस तरीके के सोर्सेस को हम क्या सोर्स कहते हैं? कोहेरेंट सोर्सेस। क्या अलग अलग सोर्सेस जिंदगी में कभी कोहेरेंट सकते हैं? नहीं। कोहेरेंट सोर्स कब होगा? इंटरफेरेंस कब होगा? जब फेज डिफरेंस क्या हो? कांस्टेंट। फेज डिफरेंस क्या हो? कांस्टेंट। और क्या चीज हो? फ्रीक्वेंसी क्या हो? सेम। और दोनों सेम डायरेक्शन में अपोजिट में चलते तो पता है क्या बन जाता है? स्टेशनरी वेव। भूल गया आपका, क्या बन जाता है? स्टेशनरी वेव। नोट करें how to make coherent source. How to make वाले को लेआउट मिरर ऐसा बोलते हैं। मिरर जवाब में देता है ले ऐसे बोलते हैं इसको, लेआउट ऐसा बोलते हैं देखने नहीं करते। तो अपने को नाम से क्या करना है? काम से करना है।
काम समझ आया ना? बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा इंटरफेरेंस, नहीं बताएगा व्यक्तिकरण पता चल रहा है इंटरफेरेंस में व्यक्तिकरण और डिफ्रैक्शन को विवर्तन। प्रकाश का व्यक्तिकरण पढ़े परिवर्तन क्या? जब भी प्रकाश किरण किसी नौकीली के किनारे से टकराती है तो कोनों पे मुड़ जाती है, ऐसा पढ़ोगे? एकदम रट्टा रट्टी मारती है पूरा। समझेंगे आज इसको है क्या वो बेसिकली जब इंटरफेरेंस समझोगे डिफ्रैक्शन पढ़ाऊंगा, वो अलग कहानी अलग। समझ आ रहा है? बताओ क्या दुनिया के दो सोर्सेस कोहेरेंट सोर्सेस हो सकते हैं? अलग अलग सोर्सेस, लेकिन पापा जी सेम हो तो या मम्मी जी सेम हो तो भी। और हमने देखा हाउ टू मेक कलाबद्ध स्रोत, कलाबद्ध स्रोत क्या हो जो भी। अब समझे आगे। अब मैं उसी कहानी पे आने वाला हूँ जो कहानी बहुत पुरानी हम सब पढ़ चुके हैं, जो मैं बोला 30% सिलेबस खत्म हो चुका है। तो ये था कि हमने इंटरफेरेंस की पूरी कहानी पढ़ रखी है, हमें मैक्सिमम मिनिमम बनाना आता है। मैं आपको एक बार और रिपीट कराऊंगा ताकि जो बच्चे इस ज्ञान से अनजान है वो इस ज्ञान को ग्रहण कर ले। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास दो सोर्सेज है, कितने सोर्सेज है? दो सोर्सेज, S1 और S2। अगर हम बात करें यहाँ पर इस तरीके से, अगर दोनों कैसे सोर्सेज है? कोहेरेंट क्या सोर्स है? तो इस पार्टिकल को एसएसएम देते हैं, क्या देते हैं बेसिकली? क्या देते हैं? ये वेव निकलता है, उई लाइट भी तो वेव है, लाइट तो क्या है? तो इसको क्या देंगे? एसएसएम क्या देंगे? ये लोग अपना अपना एसएसएम देंगे, अपना अपना क्या देंगे? और जब हम लोगों ने इंटरफेयर करवाया, क्या करवाया? तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव, क्या डिराइव किया था कि अगर इसका एम्पलीट्यूड है A1 sin बोलो ओमेगा t माइनस k प्लस फाइव, इसका था A2 sin ओमेगा t माइनस k प्लस फाइव 2 इसका फाइव 1। ऐसे हम लोगों ने आगे जाकर के जोड़ दिया था, याद है? याद है? याद है? आगे जाकर क्या कर दिया था? तो यहाँ पर ये अगर ये x1 चला और ये क्या चला था? x2, तो इसको हम लोगों ने क्या लिख दिया था बताओ यहाँ पर जोड़ के? A1 sin जल्दी बोलो ओमेगा t माइनस kx1 प्लस फाइव 1 प्लस A2 sin ओमेगा t माइनस kx2 प्लस 5। याद है? ऐसा लिख दिया था। ये y नेट निकाल रहे थे, याद है कि नहीं याद है यार? जबकि यहाँ पर इंटरफेरेंस इनका फेज डिफरेंस जो निकाला था वो क्या आया था? जल्दी बोलो। k कॉमन आ गया था और क्या आया था? x2 माइनस x1 प्लस 5 माइनस 5। याद है? ये क्या आया था? फेज डिफरेंस क्या आया था? क्या आया था? और जब हमने इन लोगों को जोड़ा था, जब एसएचएम को कंबाइन किया था, जब x फिक्स कर दिया तो एसएचएम बन जाता है। फिर उसको हमने कंबाइन किया था तो हम लोगों ने एक रिजल्ट देखा था कि a नेट जो आ रहा है इन दोनों का क्या आ रहा है? तो क्या था? a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा फाई। cos डेल्टा फाई क्या था बोल दो? डेल्टा फाई क्या था? फेज डिफरेंस। क्या था? क्या था? अब देखो ए नेट जो आने वाला है, दोनों का जो नेट जो बनने वाला है वो किस पर डिपेंड करता है? फेज डिफरेंस पे। किस पर डिपेंड करता है? और आई नेट हमने निकाला था, याद करो आई नेट का फॉर्मूला तो बताएगा क्या? जल्दी बोलो यार। हाँ बोलो I1 प्लस प्लस तो हमने देखा था जो नेट इंटेंसिटी आ रही, क्या आ रही? नेट वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है? फेज डिफरेंस पर डिपेंड कर रहा है। और फेज डिफरेंस के टाइम पे डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? मतलब किसी पर्टिकुलर पोजीशन को फिक्स कर लो, कोई कितना भी टाइम बदलो, कितना भी टाइम, वहां पर एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी बनेगी। पर्टिकुलर इंटेंसिटी मतलब अलग डिस्टेंस क्या बनेगा? अलग। मैंने बताया था कभी मैक्सिमम बनता है कभी मिनिमम। ऐसा कुछ बात किए नहीं
समझो इसको और डिफाइन करते हैं। जनरली जो हम लोग YDST पढ़ेंगे, जनरली क्या पढ़ेंगे? तो अब एक बात समझो, कोहेरेंट सोर्स बनाया, कैसे सोर्स बनाया? तो उसका जो एम्पलीट्यूड आने वाला है सेम आने वाला है, अलग सेम, अरे सेम पप्पा सेम बेटा सेम एम्पलीट्यूड, यस और नो? मतलब I1 बराबर I2, A1 बराबर, ये केस पढ़ने वाले हैं हमेशा, यही केस 99.9999 100% बोले यही केस पढ़ेंगे। समझ आ रही बात? तो पहले सोर्स से कितने इंटेंसिटी आया? I1 बराबर I2 बराबर I, इसकी इंटेंसिटी थी वो भी कितनी थी? I1 मतलब I, और इसकी इंटेंसिटी कितनी थी? बोलो I, ऐसा अलग से लिख सकते हैं बराबर, ये तो लो, ये तो I1 और क्या था? बात समझ आ रही है? ऐसे I की। अच्छा ये बताओ, इंटरफेरेंस हो रहा है, ये क्या है? फेज डिफरेंस। क्या है? ये फेज डिफरेंस पर्टिकुलर पॉइंट पे कांस्टेंट होना चाहिए, टाइम के साथ क्या होना चाहिए? तब क्या होगा? इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो हमने देखा I1 बराबर I2 बराबर क्या बोल दिया? I। अब इसको और फॉर्मूला आगे बढ़ाते हैं, तो I नेट बराबर क्या आया था? याद है आप लोगों को? ये I कितना हो जाता था? बोलो 2I प्लस 2I, और क्या आता था? cos डेल्टा फाई। क्या था? cos 2I को जब कॉमन निकाले थे क्या बनता था? 1 प्लस cos डेल्टा फाई, यस और नो? इसको हम लोगों ने मैथमेटिक्स से ऐसे लिखा था 1 प्लस 2 cos डेल्टा फाई बाय 2 का स्क्वायर माइनस 1, इधर आ जाएगा मार दिस तक का आगे इसमें में 4I cos स्क्वायर डेल्टा फाई डिवाइड बाय 2। I इसकी नहीं आई से मेरे कट्टा हो गए, I नेट कट्टा हो गए। तो भाई साहब आपको जो फॉर्मूला याद रखना है एकदम रट्टा I नेट बराबर 4I cos स्क्वायर, बोलो कितना? डेल्टा फाई बाय 2, इसको एकदम रट्टा याद रखना। यही फॉर्मूला जो है आपको हर परेशानी से बचाएगा YDST इसमें, और 90% क्वेश्चन वे ऑप्टिक्स में YDST से ही पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दे रहा हूं। ये फॉर्मूला क्या है? 4I cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाय 2। अब इसमें आप बताइए I क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट ये सोर्सेज से जो इंसिडेंट है, और I नेट क्या है? दोनों का मिला करके जो बन रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है? फेज डिफरेंस मैक्सिमम भी हो सकता है, फेज डिफरेंस का मिनिमम भी हो सकता है। उसी कंडीशन को देखेंगे अभी। देखो जब I मैक्सिमा या I मिनिमा की बात करें, I मैक्सिमा या तो I मैक्सिमा पर होगा जब डेल्टा बाई कितना हो, जल्दी बोलो। cos स्क्वायर डेल्टा बाई की वैल्यू कितनी हो? 0 कब होता है? क्या डायरेक्ट यहाँ से देख लो ना, डायरेक्ट यहाँ से देख लो। देखो ये मैक्सिमा कब होगा? जब इसकी वैल्यू कितनी हो? 1 कितनी हो? तो 1 कब होता है? cos 0 और पाई और 0 और 2 पाई में होता है, 0 में और एक बार 2 बार रिपीट करना, फिर कितने में होगा? 4 पाई 6 पाई, याद है? 2n पाई, कितना? ऐसा जब भी फेज डिफरेंस हो, ऐसा जब भी क्या हो, जो डेल्टा फाई की वैल्यू अगर कितनी हो? 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई एंड 2n पाई, तो मैक्सिमम बनता है कि मिनिमा? मैक्सिमा। क्या बनता है? ये याद रखना, एकदम रट लो। ऐसे भी याद रखो, मैथमेटिक्स जिनको नहीं आता वो रट लो। 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 2n पाई, क्या बनेगा? मैक्सिमम मिनिमा। फेज डिफरेंस बोल रहा हूं, पाथ डिफरेंस बोल रहा हूं? फेज डिफरेंस। व्हाट द डिफरेंस? फेज डिफरेंस को एक्चुअल में कैलकुलेट करना, हम कैलकुलेट क्या करते हैं? पाथ डिफरेंस। क्या कैलकुलेट करते हैं? तो रियल एप्लीकेशन तो पाथ डिफरेंस को डेल्टा x बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और फेज का आधा क्या होता है? फेज का आधा क्या होता है? ये सब याद रखना है। तो 0 का आधा 0 का आधा 2 का आधा 1, 2 का आधा तो 2 पाई के बदले लैम्डा लिख दो, 4 का आधा 2 लैम्डा, 6 का आधा 3 लैम्डा एंड सो ऑन n पे। ये मैक्सिमा की कंडीशन है। इसकी कंडीशन अगर मैं ये बोल रहा हूँ भाई साहब, अगर दो कोहेरेंट सोर्सेस है, कैसे सोर्सेस हैं? और दोनों कोहेरेंट सोर्सेस को मिलाया जा रहा है और उनके लाइट को मिलाया जा रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट में, मान लो उनके बीच का फेज डिफरेंस कितना हो रहा है? 0 पाई 4 पाई 6 पाई, या उनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना हो रहा है? 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? मैक्सिमा बना के देखते इस केस के लिए। इसकी वैल्यू कितनी होगी बोलो? cos क्या था? I max बराबर अपन लिखते हैं I net बराबर क्या लिखते हैं बताओ?
4i cos डेल्टा पाई की वैल्यू बताओ। अगर मैं यहाँ पर 2 पाई रख दूं, क्या रख दूं? क्या रख दूं? रखोगे 2 पाई, तो 2 पाई क्या रख दिया? 2 पाई है ना। और यहाँ पर cos स्क्वायर क्या रखो? cos स्क्वायर 2 पाई डिवाइडेड बाई क्या रख दो? 2 डिवाइड में क्या रख दो? का होल स्क्वायर था, तो क्या हो गया? पाई। क्या हो गया? और cos कमिटी कितना होता है?